आई थिंक स्टॉक क्रिएशन ना, कल बेटा कहाँ से किया था हम लोगों ने? स्टॉक क्रिएशन हो गया था। कोई बोलेगा एंड देन दैट वाज दैट वन ना। तो थर्ड स्टेप तक हमारा हो गया था, जो कि था हमारा स्टॉक क्रिएशन। नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, जरा बताओ मुझे। ठीक है, सारे स्टेप्स को ट्राई करा तो वन टू बैलेंस शीट कल चेक कर लिया था। तो बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन होगी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करके करेक्ट है हमारा बैलेंस। ओके, then after that the fifth step is to pass journal entries and vouchers। अब वाउचर्स में कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके लिए मैंने अलग से स्टेप बता रखा है आप लोगों को। तो वी विल वाउचर, और वाउचर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे और वो भी अपने सॉल्व करेंगे, उसको पास करेंगे। एक्सेप्ट विच एंट्री, कौन सी एंट्री को अगर अपने एग्जाम में पास करना होगा, बताओ। मैंने कहा था कि बिफोर पासिंग द टैली यू मस्ट record or past journal entries in your notebook and then copy the same into tally। लेकिन कौन सी एंट्री में अगर मैं पास नहीं करती तो मुझे यह जरूरत नहीं होगी पास करने की, जरा बताओ तुम मुझे। यस, सेल एंड परचेज की एंट्री अगर हम पास नहीं करेंगे सीधे हम टैली में पास करेंगे, बाकी उसके अलावा जो भी एंट्री होगी उसको पहले लिखेंगे, देन वी विल कॉपी दैट एंट्री टू अवर टैली। ओके, so please read the first statement. The first statement says here, purchase from Rani cotton shirt 20 pieces amounted rupees 1500, reference number is given, that is the number। अच्छा, before passing journal entry, first come to the beginning of the question, the come to the beginning of the question, please please read what is written there। after name address and income tax जो भी यहाँ पे ऊपर की जो डिटेल दी गई है उसके बाद लिखा हुआ है enter the following transaction of the company in tally and show various reports। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स दिया हुआ है कि आपको पीएल अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें करनी है, जो वो आगे, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं व्हिच इज वेरी क्लियर। जरा दो पॉइंट का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल परचेजेस, सॉरी, ऑल परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड रिसीव फ्रॉम डेटर्स आर डन थ्रू द एसबीआई। अब देखो सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि जो भी हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं डेटर से या पैसे पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को या फिर हम कैश से लिया परचेज कर रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होने चाहिए, वो एसबीआई के थ्रू होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एनी अदर पेमेंट एंड रिसीव डन थ्रू दी पीएनबी और कैश। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि इसके अलावा जो भी पैसे हम दे, जो लेन देन कर रहे हैं, जो पैसे हम पे कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, इट कैन बी थ्रू कैश और पीएनबी। तो वो दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है, लेकिन एसबीआई से हमें क्या करना है, कैश परचेज, कैश सेल्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड
तो ये चार चीजें हमारी सिर्फ एसबीआई से होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। अब जल्दी से बताओ, जो फर्स्ट हमारी एंट्री है, नीचे आते हैं, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट टू प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 16, मतलब 16-17। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट परचेज फ्रॉम रानी कॉटन शर्ट 20 पीसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1500, रेफरेंस नंबर इज गिवन। अब जल्दी से बताओ, इसका हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे जब एंट्री पास करने का? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू पास जनरल एंट्रीज? सिलेक्ट वाउचर। तो कौन सा वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे इस केस में? F9 परचेज, वेरी गुड। F9 परचेज में आ गए। इसके बाद व्हाट इज द सेकंड स्टेप? बेटा फर्स्ट स्टेप तो मैंने फॉलो कर दिया, कि मैंने यहाँ पे परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर दिया। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? डेट। वैसे सेकंड स्टेप डेट होता है, वेरी गुड बेटा। बट अभी हम डेट को, आप हमेशा याद रखो कि हाँ सेकंड स्टेप इज डेट, लेकिन हमें ड्यूरिंग solving our question we will not follow the second step, but you must remember the second step, okay? तो रियल लाइफ में आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी मैं पूछूंगा आप सेकंड स्टेप बोलोगे, बट उसका आगे मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में भी इग्नोर दिस स्टेप, ठीक है? अभी फिलहाल हमें अपने इस एजुकेशन मोड में डेट वाले स्टेप को हमें इग्नोर करना होता है। तो सेकंड स्टेप को हमें इग्नोर करना है। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? या फिर टू है, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। स्टेप नंबर टू है, क्या है टू है? कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है ना आप लोग, सब कुछ भूल जाते हैं। प्रोवाइड बिल डिटेल, और उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखवाया था मैंने? बेटा टू के कौन सा स्टेप लिखवाया था? प्रोवाइड बिल डिटेल, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था। तो पूरा पढ़ना चाहिए ना वहाँ पे। देखो बिल डिटेल तो हमें, जो थर्ड स्टेप होता है, मैंने टू में लिखवा दिया है। तो हमें बिल डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। अगर वहाँ पे कोई पूछी जा रही हो तो क्या हमारे इस परचेज वाउचर में बिल डिटेल पूछी जा रही है? स्क्रीन पे देखो सभी, सप्लायर इनवॉइस नंबर है ना यहाँ पे। तो बस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर यही कोई दूसरा वाउचर होता, फॉर एग्जांपल F8 होता है, सेल्स वाउचर, यहाँ पे कोई बिल डिटेल पूछ रहा है क्या? नहीं। F7 में आते हैं, क्या यहाँ पे कोई बिल डिटेल है? नो। F6 में आते हैं, दैट इज रिसीव्ड, इज देयर एनी बिल डिटेल? नो। इन द सेम वे अंडर F5 एंड अंडर F4, सो यू वोंट फाइंड एनी बिल डिटेल फील्ड है। तो हमें बिल डिटेल सिर्फ और सिर्फ F9 में ही मिलती है परचेज में, तो इसीलिए मैंने उसको लिखवाया था इफ एनी। अगर वहाँ बिल डिटेल है तो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई सभी को? और अगर क्वेश्चन में कोई भी बिल डिटेल वगैरह नहीं प्रोवाइडेड है, लेकिन क्योंकि परचेज वाउचर में आओगे तो आपसे बिल डिटेल पूछी जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लैंक ही छोड़कर आगे बढ़ जाना इंटर से, इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है बिल डिटेल, रेफरेंस नंबर इज गिवन ना, whether it is reference number, invoice number or bill number, all are same। समझ में आ रहा है ये? तो अभी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़कर हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? बिल नंबर PUR/224, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर डेट दोबारा से पूछ रहे हैं। अब देखो ये जो F2 वाली जो डेट है, जो सेकंड स्टेप वाली, वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 फ्राइडे लिखा हुआ है। तो ये हमारी F2 वाली डेट है। ये कौन सी डेट है? यहाँ पे डेट कैसे पूछ रहे हैं जल्दी से बताओ? लास्ट वाले क्वेश्चन,
ये जो हम परचेज करते हैं और परचेज करने के टाइम में जो हमें बिल जनरेट होती है तो बिल की डेट यहाँ पे पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल की डेट यहाँ पे पूछी जाती है। अब देखो बिल की डेट और हमारे ट्रांजैक्शन की डेट इट माइट बी सेम, लेकिन कई बार ये सेम नहीं होती है क्योंकि हम गुड्स अगर दूर से मंगाते हैं तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट डिलीवर्ड, और जब गुड्स डिलीवर होता है तभी हम क्या उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे ये डेट वेरी कर सकती है। तो हाँ, हमेशा यहाँ पे बिल की डेट लिखते हैं और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं F2। F2 को हमें यूज करना नहीं है, और यहाँ पे बिल की डेट यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड नहीं होती है क्वेश्चन में, तो जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगी फर्स्ट अप्रैल 2000 जो भी आएगी आपकी उसको बस बाय डिफॉल्ट उसी को मान के चल लेना है। ओके, ठीक है। इसके बाद पार्टी अकाउंटेंट में क्या हम सिलेक्ट करेंगे? रानी। अब देखो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इट इज ओनली गिवन एज कि परचेज फ्रॉम रानी एंड नथिंग इज मेंशन कि वेदर वी हैव परचेज दिस फॉर्म इज परचेज गुड्स फ्रॉम रानी वेदर इन कैश और क्रेडिट। सो इफ नथिंग इज मेंशन एंड द नेम ऑफ दैट क्रेडिटर इज गिवन, देन वी विल कंसीडर और वी विल assume that purchase as on credit। समझ में आ रहा है? ये सब तो नॉर्मल चीज है ना, ये सब तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि जब भी क्रेडिटर का नेम मेंशन हो और कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो उसको हम क्रेडिट में ही अज्यूम करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो यहाँ पे हम रानी को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा रानी का। अच्छा, इसके बाद ये जो एडिशनल डिटेल हमसे पूछी जाती है उसको बस आप इंटर करते करते या आगे निकल जाना या फिर कंट्रोल प्लस ए से आगे बढ़ जाना। इधर प्रेस कंट्रोल प्लस ए और यू में प्रेस मल्टीपल टाइम इंटर बटन टू गेट आउट ऑफ दैट स्क्रीन। ओके, अब गेट आउट ऑफ स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि एस्केप करके बाहर निकल जाए, हमें आगे बढ़ के बाहर निकलना, पीछे हट के नहीं। तो एस्केप पीछे मूव बैक के लिए होता है और एंटर मूव फॉरवर्ड के लिए होता है, फॉरवर्ड मूविंग के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस है उसको शॉर्टकट होता है जो मल्टीपल टाइम इंटर प्रेस करते हैं। तो यू में प्रेस ओनली वंस कंट्रोल प्लस ए बटन, तो आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, फिर से यहाँ पे डिटेल आ गई, तो बस यहाँ पे भी कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, यहाँ पे भी आप कंट्रोल प्लस ए से आप बस बाहर निकल जाना। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? अच्छा, अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या करना है? हाँ बेटा बोलो। नहीं बेटा, फिर आपने गड़बड़ की होगी उसमें। तो बुक विनर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखा है आपने? फर्स्ट अप्रैल 2016 है दोनों में। तब तो बेटा ये कॉलम नहीं आनी चाहिए, अगर आपने बाद में ऑल्टर किया क्या उसे? तो फिर वो आगे बढ़ने देंगे नहीं, आप अब फर्स्ट अप्रैल 2016 से नहीं। नहीं, यहाँ पे इसमें वाउचर में। देखो वो आपके साथ पढ़ लेना अभी, एक बार टाइप करके। अच्छा, यहाँ पे बेटा क्या लिखिए परचेज लेजर में? परचेज लेजर में हमेशा हमें परचेज अकाउंट को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, बट वी डोंट हैव परचेज अकाउंट सो वी नीड टू क्रिएट अ न्यू लेजर। तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन भी होता है लिस्ट में क्रिएट का, तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट के नाम का एक लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ परचेज ही लिख रहा हूँ। और परचेज अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? परचेज में, परचेज अकाउंट में। समझ में आ रही है? इसके बाद बाकी चीजें जैसे है वैसे ही आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दोगे और बस एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, नेम और ग्रुप। वाइल क्रिएटिंग द लेजर, वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज, अदरवाइज जो आप ओपनिंग में जो आप लेजर क्रिएट करते हो तो वहां पे चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, नेम, ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस और उसका डेबिट ऑफ क्रेडिट। ठीक है? अच्छा, अब रानी से हम क्या खरीद रही हैं जल्दी से बताओ। तो कॉटन शर्ट, तो यहाँ पे कॉटन शर्ट ये रही हमारी। कितने यूनिट खरीद रहे हैं? 20 यूनिट्स, मतलब 20 पीसेस।
और रेट क्या है? कैसे निकाला आपने? हम्म तो आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड किया 20 से, तो वहां पे रेट आ गया। यही यही प्रोसेस फॉलो किया ना आपने? लेकिन बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में से हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, मतलब कोई सी भी दो चीज हो, चाहे रेट अमाउंट गिवन हो, इधर क्वांटिटी और रेट इज गिवन, और क्वांटिटी और अमाउंट इज, क्वांटिटी एंड अमाउंट इज गिवन, मतलब इन तीन में से कोई भी दो आइटम वहां पे गिवन होने चाहिए। इफ टू आइटम्स आर गिवन, देन द थर्ड आइटम विल ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड। तो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, और रेट जो है उसको भी वैसे रहने दो, 155 है ना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा आगे बढ़ो, अमाउंट में जाओ। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे अमाउंट में आप 1500 टाइप कर लोगे, दिख रहा है स्क्रीन पे। और जैसे मैं इंटर करूंगा रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, देखो रेट कैलकुलेट हो गया ना 75। तो दो आइटम यहाँ पे हमें अवेलेबल होना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, अगर दो गिवन है तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज इन दिस क्वेश्चन क्वांटिटी वाज नॉट गिवन, ओनली रेट एंड अमाउंट वाज गिवन, तो रेट इज 75 एंड अमाउंट इज 1500, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वहां पे 20 कैलकुलेट होकर आ जाती है। समझ में आ रहा है ये? तो इस तरीके से आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस जो भी वहां पे क्वेश्चन में गिवन है आप बस उसी को कॉपी करोगे। अच्छा, इसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पे आप अमाउंट पे आएगा, फिर इसके बाद नरेशन। अच्छा, नरेशन पाने से पहले आपके पास फिर ये एडिशनल स्क्रीन आएगी, न्यू बिल जनरेशन की। अब देखो जो हमने बाहर जो बिल का नंबर हमने वहां पे लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर में दिया था ना, सप्लाई इनवॉइस नंबर में, वी प्रोवाइडेड PUR/224, तो सेम यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? वैसे तो बेटा दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि जो सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और ये जो हमारी बिल जनरेशन होता है, लेकिन हम दोनों में सेम ही मान के चलते हैं कि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे परचेज, देखो जो हमने बाहर टाइप किया था यहाँ पे आ गया ना दोनों चीजें, सॉरी सेम चीज जो बाहर हमने टाइप की थी। तो यहाँ पे आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे आपको बस न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके इंटर इंटर करते आगे बढ़ जाना है। समझ में आया बेटा सभी को? तो बस इसको एंटर करते करते आप आगे बढ़ जाओगे, और यहाँ पे नरेशन प्रोवाइड करोगे, फिर इसको एंटर करोगे, सेव हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री सेव होगी। कम टू द सेकंड एंट्री, मीन सेकंड स्टेटमेंट। व्हाट डज सेकंड से? सेल टू मोहन वूलन शर्ट 125 पीसेस एट द रेट ऑफ 1000, लिस्ट प्राइस ईच। अच्छा, ये 1000 क्या दिया हुआ है, ये लिस्ट प्राइस गिवन है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना होना चाहिए इस पे, 20%। और इसका भी रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ये भी है क्या है, सेल है ये। तो सेल और परचेज में हमेशा वहां पे, हमेशा नहीं, जैसे क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में बिल नंबर वाइज दिया होगा वहां पे, या बिल नंबर के साथ क्वेश्चन गिवन होगा, तो वो सिर्फ सेल और परचेज और पेमेंट और रिसीप्ट में दिया होगा। चलो ठीक है, वो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जल्दी से बताओ, ये कौन से वाउचर में पास होगी एंट्री? F8 में, विच इज सेल्स वाउचर। अच्छा, क्या इस एंट्री को पास करने के लिए पहले हमें एंट्री को सॉल्व करना पड़ेगा क्या? हम्म बेटा, क्या हमें रफ में एंट्री पास करनी पड़ेगी? क्यों नहीं करनी पड़ेगी? वेरी गुड। तो सेल और परचेज की नहीं करते, तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है सेल टू मोहन। ठीक है, सेल टू मोहन दिया हुआ है। अब तब यहाँ पे पार्टी एक, अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया, टू सेलेक्ट दी रिक्वायर्ड वाउचर, हमने हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप सेल्स डेट की, सेलेक्ट प्रोवाइड दी डेट बाय प्रेसिंग F2, तो हमने यहाँ पे डेट को हमें इग्नोर करना है, तो हम सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, 2A स्टेप क्या था, प्रोवाइड बिल नंबर इफ एनी, तो यहाँ पे कोई बिल नंबर पूछ रहा है क्या सेल्स वाउचर में, तो उसको भी इग्नोर करेंगे, सीधा आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है हमसे,
सेलेक्ट दी लेजर, तो लेजर में हमसे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, तो कौन सा पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? मोहन को। अगर यही क्वेश्चन में अगर सपोज ये गिवन होता सेल टू मोहन इन कैश फॉलोइंग आइटम्स, तो वहां पे पार्टी अकाउंट नेम क्या होता? मोहन होता या कुछ और होता? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बिकॉज ऊपर क्या लिखा हुआ था, जितने भी कैश और कैश परचेज होते हैं वो किसके थ्रू होंगे? एसबीआई के थ्रू होंगे ना बेटा। यू आर करेक्ट कि वहां पे मतलब कैश होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जितने भी कैश परचेज और कैश सेल होंगे उसको हमें एसबीआई के थ्रू करना है, और क्रेडिटर का पेमेंट और डेटर से रिसीव भी एसबीआई के थ्रू होंगे। ऊपर यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ना। तो कैश वाज करेक्ट आंसर बट नॉट इन दिस केस, बिकॉज इस केस में हम जब भी कैश में परचेज या कैश में सेल करेंगे वो एसबीआई के थ्रू होगा। बट फॉर जनरल स्टेटमेंट योर आंसर वाज करेक्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट में मोहन लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैश में हो रहा है, तो बस मोहन को हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हम, अब उसका नाम दिया हुआ था इसका मतलब क्रेडिट में ही सेल कर रहे होंगे, तो बस इससे एलिमेंट बाहर निकलेगा कंट्रोल प्लस ए से। अच्छा, इसके बाद सेल्स मैनेजर में क्या हम सेलेक्ट करेंगे? तो सेल्स लेजर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा? सेल्स अकाउंट के। तो यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, हम मोहन को क्या क्या बेच रहे हैं जल्दी से बताओ बेटा कोई। वुलन शर्ट, तो ये रहा हमारा वुलन शर्ट। कितने यूनिट बेच रहे हैं, कितने पीसेस? 125। ठीक है, रेट क्या है? तो कितना हो जाएगा ये? पहले तो ये बता दीजिए 1000 दिया हुआ है क्या, रेट दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है? हम्म, कैसे पता चला बेटा ये रेट है? एट द रेट बेटा लिखा हुआ है या ईच लिखा हुआ तो हमेशा समझना कि वो रेट गिवन है। ओके, या टू या फोर लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो अमाउंट दिया हुआ है। जैसे ऊपर वाले में देखो अमाउंटेड ₹2, अच्छा वहां पे टू ऐसे वर्ड यूज नहीं हुआ है, वैसे अमाउंटेड टू होना चाहिए, अमाउंटेड ₹2 1500। बट यहाँ पे एट द रेट दिया हुआ है। जब भी एट द रेट पर या ईच ये सब वर्ड आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो रेट गिवन है। तो यहाँ पे एट द रेट है तो ये रेट है, लेकिन 1000 इज लिस्ट प्राइस। 20% यहाँ पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमें कहीं पे दिखाना तो होता नहीं अपनी एंट्री में। वी आर नॉट सपोज टू शो एनी ट्रेड डिस्काउंट इन अवर जनरल एंट्रीज। तो सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेट प्राइस जो नेट प्राइस होगा या सेल्स प्राइस होगा उसको हम बस वहां पे मेंशन करेंगे। तो 1000 में से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, कितना बचेगा? तो बस यहाँ पर रेट आप 800 लिख लोगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसका कोई दूसरा आइटम तो है नहीं, तो बस आगे बढ़ते रहोगे जब तक कि आपके सामने बिल की डिटेल नहीं आ जाती। तो बस यहाँ पे भी क्या होगा, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बिल नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। बिल नंबर क्या गिवन है? SL/004 बस ये बात प्रोवाइड करोगे। अब देखो, परचेज में हमें बाहर ही बिल की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है, अंदर हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेल्स वाउचर में क्योंकि बाहर हमसे नहीं पूछा जाता इसीलिए हमें अंदर उसको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और नरेशन बेटा जरूर लिखना, ओके। मैं नरेशन नहीं लिख रहा उसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लिखोगे, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये भी हमारी एंट्री सेव होगी। थर्ड स्टेटमेंट बेटा पढ़ो सभी, क्या लिखा हुआ है? अब ये कौन सा वाउचर में जाएगा?
सेल्स वाउचर में आएगा। तो यहाँ पे जल्दी से स्टेप जल्दी फॉलो कर लो। नंबर 1 इज सिलेक्ट दिस सेल्स वाउचर, ऑलरेडी सिलेक्टेड। स्टेप नंबर 2 इग्नोर। स्टेप नंबर 2 है प्रोवाइड बिल डिटेल इफ एनी, नहीं हमसे सेल्स वाउचर में पूछा जाता है, सिर्फ परचेज में पूछा जाता है। स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट दी लेजर्स। अच्छा पार्टी अकाउंट में अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्याम। इससे कैसे बाहर निकलोगे आप इस स्क्रीन से, मतलब आगे कैसे बढ़ोगे? कंट्रोल ए, ठीक है, 2 बार करोगे फिर आप वापस स्क्रीन पर आ जाओगे। अच्छा यहाँ पे सेल्स लेजर, अब दोबारा से हमें सेल्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? अभी प्रीवियस वाले में तो सेल्स को हमने वहां पे क्रिएट किया था। ओके वेरी गुड बेटा। किसी भी लेजर को हमें सिर्फ एक बार ही हमें क्रिएट करना पड़ता है, उसको मल्टीपल टाइम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, एक बार क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सेल्स ऑलरेडी हमने बना रखा था तो हम सेल्स को यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेल्स लेजर हमने सिलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम, हमने श्याम को क्या बेचा, डेनिम ट्राउजर बेचा, ठीक है। कितने पीसेस, 100 पीसेस। रेट क्या गिवन है, 60,000। तो रेट कुछ भी नहीं गिवन, तो रेट को ब्लैंक छोड़ दो, आगे बढ़ो, सीधा अमाउंट में सीधा पहुंच जाओ इंटर करते करते। ओके, अमाउंट में क्या है 60,000। तो बस जैसे एंटर किया तो वो रेट आ गया ना 600। तो हमें अलग से कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस एंटर करते आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे बिल डिटेल आएगी, न्यू रेफरेंस। अच्छा क्या है बिल डिटेल यहाँ पे, बस SL/005, यहाँ पे बस एंटर करते करते आगे बढ़ो, नरेशन प्रोवाइड करो, इसको सेव करो, आगे बढ़ो। हो गया ना, 3 एंट्री पास हो गई। अभी तक बेटा किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम है, मतलब ये 3 एंट्री जो मैंने पास की यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना है? ठीक है चलो अच्छी बात है। वैसे क्वेश्चन में सभी बच्चों को समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, चलो उधर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यही सबसे मतलब जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी फ्रॉम बादल एंटरप्राइजेस ऑफ रुपीज 45,000। टू पे दिस अमाउंट द कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम BOI, मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीपल एंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है छोटे से इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले ये बताओ कि क्या खरीदा क्या है, मशीनरी क्या होती है? वेरी गुड। किससे खरीदी जा रही है? बादल इंटरप्राइजेस से। तो डेफिनेट सी बात है, तो बादल इंटरप्राइजेस से हम उधार में खरीद रहे होंगे। नाम नाम वहां पे मेंशन है। अच्छा उसके बाद फुल स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ है? तो अब देखो हमने पहले तो परचेज की एंट्री हम कर लेंगे। अब अच्छा चलो ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। अब इस ये एंट्री तो हमारी परचेज और सेल्स की एंट्री तो है नहीं, क्या इसको परचेज और सेल्स की एंट्री मानेंगे क्या? बोलेगे हाँ सर परचेज तो हो रहा है, फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लेकिन फिक्स एसेट को परचेज करने में और गुड्स को परचेज करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला जो परचेज ये फिक्स एसेट का परचेज है, तो ये परचेज वाउचर में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज वाउचर में सिर्फ गुड्स का परचेज जाता है और सेल्स वाउचर में सिर्फ सेल्स गुड्स का सेल का ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड होता है। बाकी उसके अलावा जो भी हम परचेज और सेल करेंगे वो डिफरेंट माना जाएगा, वो परचेज और सेल्स वाउचर में नहीं जाएगा। अब जल्दी से अपना रफ को ओपन करो, जो रफ टेक्स्ट बुक है, और उसमें सबसे पहले एंट्रीज की क्लास क्या होगी बताओ जल्दी से मुझे। वेरी गुड। अमाउंट 45,000, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब क्योंकि देखो मशीनरी क्या हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट हमेशा नाम से बुलाया जाता है।
तो मशीनरी उसका नाम है, तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लिया 45,000 से। खरीद किससे रही है? बादल इंटरप्राइजेस से, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, वेंडर जिसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये सब को? बेटा इज इट क्लियर? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ये जो फर्म है या कंपनी है जिसकी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस फर्म ने या इस कंपनी ने मशीनरी को परचेज किया बादल इंटरप्राइजेस से। तो मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट हमेशा अपने नाम से जाना जाता है। इफ इट वाज लैंड एंड बिल्डिंग तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करते हैं। इफ इट वाज फर्नीचर देन वी वुड हैव डेबिटेड द फर्नीचर अकाउंट। इफ इट वाज something else, any fixed asset, then it would have been debited by its name। तो यहाँ पे इसका नेम क्या है? मशीनरी है, तो मशीनरी भी तो फिक्स एसेट है ना, और हमेशा फिक्स एसेट को उसका नाम से ही हम बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आई बात? और खरीद किससे रहे हैं? बादल इंटरप्राइजेस से, क्योंकि उधार में खरीद रहे हैं तो इसीलिए हम उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो पैसे पे करने पड़ेंगे ना। बादल एंटरप्राइज फ्री में तो दे नहीं रहे हमें सामान, उसको बाद में पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। बेटा यहाँ सभी को क्लियर है, या फिर मैं एंट्री पास करके दिखाऊं? ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर वन एंट्री क्या होगी यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना है? 45,000 टू बादल एंटरप्राइज, कितना? 45,000। ये हमारी एंट्री नंबर वन होगी, क्योंकि देखो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे? मशीनरी को परचेज कर रही है। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट है, तो हमेशा फिक्स एसेट को उसके नाम से ही बुलाया जाता है। तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लिया। खरीद किससे रहे हैं? क्योंकि ये उधार में हम नहीं खरीद रहे हैं, ये बल्कि सॉरी हम ये कैश में नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि ये उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम आएगा। अगर यही मशीनरी को कैश में खरीदा जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता? कैश आ जाता, कैश या बैंक आ जाता। जहां तक बेटा क्लियर है सभी को? बीइंग ठीक है। एंट्री नंबर टू क्या होगी? अब जरा देखो, एंट्री नंबर टू हमसे ये बोला जा रहा है क्योंकि बादल इंटरप्राइजेस हमने उधार में खरीदा है, उसको पैसे भी देने हैं, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम पैसे ये पेमेंट करने के लिए हम एक लोन ले लें। किससे? बैंक ऑफ इंडिया से। बात बेटा समझ में आई आप लोगों को? तो जल्दी से बताओ, लोन को हम जब लेंगे बैंक ऑफ इंडिया से तो एंट्री क्या पास होगी? जब हम बैंक ऑफ इंडिया से लोन, हाँ बोलो। कैश फॉर्म, सॉरी कैश क्या बोला आपने बेटा? कैश, कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट टू लोन फ्रॉम बीओआई। ठीक है, यही होगा ना? बेटा यही होगा ना? सभी बच्चों को बेटा ये समझ में आ रहा है? लेकिन जरा ये बताओ, आप जब भी बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए और बैंक से बोलोगे कि हमें लोन चाहिए,
तो बैंक क्या करेगी, आपको वो लोन ना कैश काउंटर से सीधा कैश उठा के नहीं दे देगी। बैंक बोलेगी पहले आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन कराइए, ठीक है, और हम आपके अकाउंट में वो पैसे को क्रेडिट कर देंगे, फिर आप उस अकाउंट में से जब जब जरूरत पड़ेगी आप पैसे निकाल लेना। तो ये कभी भी हमें कैश में हमें लोन नहीं मिलता है, बल्कि हमें अपने अकाउंट में मिलेगा। अब जिस बैंक से आप लोन लोगे उसी बैंक में अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे BOI के नाम से हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लो, शॉर्ट में लिखना हो तो शॉर्ट में लिख लो। बात बेटा समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक अकाउंट हमने ओपन कर लिया, और हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 45,000। किस वजह से आया, लोन की वजह से आया। तो हमने लोन को क्रिएट कर लिया, लोन फ्रॉम BOI 45,000। यहां तक बेटा सभी को पॉइंट क्लियर है? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम BOI, इज इट क्लियर? बेटा सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो बेटा फिर से पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बच्चे सोए हुए हैं उनको उठाएगा कौन अब? तो ठीक है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि किसी का आवाज आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद आते हैं थर्ड एंट्री पे। बोलेगा सर थर्ड एंट्री कहाँ पे अभी है, दो ही एंट्री तो इसमें लिखी हुई है 4 नंबर पॉइंट में, लेकिन थर्ड एंट्री यहाँ पे बेटा हिडन है। जरा फिर से पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, टू पे दिस अमाउंट द कंपनी टूक अ लोन फ्रॉम BOI टू पे दिस अमाउंट। मतलब लोन लेके कंपनी अपने पास रखेगी नहीं पैसा लोन का, लोन लेते ही क्या करेगी, उसको पे करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थर्ड एंट्री यहाँ पे हिडन है कि लोन लिया है, जैसे ही लोन मिलेगा उसी टाइम पे उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। किसको, बादल इंटरप्राइजेस को। समझ में आ रहा है बेटा ये सबको? हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? तो हम यहाँ पे अब जल्दी से बताओ एंट्री क्या पास होगी। बादल इंटरप्राइजेस डेबिट हाउ मच, 45,000 टू, यही होगा ना। लेकिन अब जरा फिर से क्वेश्चन के ऊपर जाओ, वहां पे क्या लिखा हुआ है, all the purchase transaction and sales transaction of goods and payment to creditor and receipt from creditor will be done through SBI। बाकी कोई भी पेमेंट कैश या PNB से होगी। लेकिन अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे वायलेट कर दिया उस रूल का, यहाँ पे भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं ना एक तरीके से बादल इंटरप्राइजेस को। तो ये BOI से कर दिया, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है इस वाले पॉइंट में कि हम लोन ले ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम इस बादल इंटरप्राइजेस को हम पेमेंट कर लें। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस यहाँ पे इमर्ज हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे उस रूल को वायलेट करेंगे जो ऊपर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारे स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चन के। बात बेटा समझ में आई? तो बस यहाँ पे हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। तो इस पॉइंट नंबर 4 में हमारी 3 एंट्रीज होगी। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? बाकी बच्चों का क्या, कुछ पूछना है? तो ठीक है, अब जल्दी से बताइए, एंट्री तो आप लोगों ने देख लिया, सभी नोट डाउन कर लो इसे। इसका क्या लिखेंगे, बीइंग पेड टू बादल इंटरप्राइजेस, ठीक है, बीइंग अमाउंट।
तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं कर रहा। जल्दी से फटाफट में आते हैं टैली पे, और इसको फिर मैं आप लोगों से पूछ के मैं तीनों एंट्री को सॉल्व कर पास करूंगा वहां। कर लिया नोट डाउन? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? F7 जनरल वाउचर। क्यों जाएगी F7 जनरल वाउचर में? वेरी गुड, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो स्टेप नंबर 2 फॉलो नहीं होगा, 2A फॉलो नहीं होगा, सीधा स्टेप नंबर 3 पर आएंगे, जो कि हमसे बोलता है कि सेलेक्ट दी लेजर्स। अब जल्दी से बताओ, जनरल वाउचर में पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है? डेबिट पूछा जा रहा है, क्रेडिट पूछा जा रहा है? तो डेबिट में क्या आएगा? अब मशीनरी अकाउंट है क्या यहाँ पे? हमारे लिस्ट ऑफ लेजर में डू यू फाइंड एनी मशीनरी अकाउंट? देन व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? तो बस जल्दी से क्रिएट करेंगे हम मशीनरी। कौन से ग्रुप में जाएगा जल्दी से ये भी बता दो मुझे। फिक्स एसेट में जाएगा। बाकी बच्चों को बेटा समझ में आ रहा है? तो मशीनरी कौन हमारी डेबिट होगी, कितने से डेबिट होगी? 45,000 से। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा? तो क्या बादल इंटरप्राइजेस दिख रहा है आपको लिस्ट ऑफ लेजर में? ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। बादल इंटरप्राइजेस। अब बताओ ये कहाँ जाएगा, कौन से ग्रुप में? सन्ड्री क्रेडिटर में। वेरी गुड। देखो, वैसे तो सन्ड्री क्रेडिटर किससे बोला जाता है? जिससे हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं। लेकिन जो एसेट वगैरह होता है ना, जो हम उधार में परचेज करते हैं, तो उसको हम वेंडर बोलते हैं। लेकिन वेंडर क्या होता है? वेंडर भी क्रेडिटर ही होता है, लेकिन वो क्रेडिटर जो हमारे गुड्स वाले क्रेडिटर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनसे थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन क्योंकि टैली में कोई वेंडर की यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, वेंडर का यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं प्रोवाइडेड है, तो इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर से ही काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सिलेक्ट करने का एक चीज यहाँ पे मैं एडिशनल करनी पड़ेगी। जो नीचे ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल दिया हुआ है, ये है ना बेटा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, जो बाय डिफॉल्ट यस होता है। यहाँ पे इसको आप नो कर लेना। नो इसलिए कर लेना क्योंकि फिर यहाँ पे फिर बिल नंबर वो हमसे पूछेगा, तो बिल नंबर हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार ट्रांजेक्शन हुआ है तो 12 बिल जनरेट थोड़ी होगा, क्योंकि मशीन में रोज रोज तो परचेस करते नहीं। समझ में आ रहा है ये? हमारे क्वेश्चन में कोई बिल नंबर गिवन है क्या है पॉइंट नंबर 4 में? तो बस यहाँ पे इसको नो कर लेना, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसके बाद बस इसको क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद बस यही 45,000 आ गया। इसके बाद देखो, अब ये आप इसको सेव करना, ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। सभी बच्चों को समझ में आया? बाकी बच्चे, बेटा बाकी लोगों को समझ में आया? सब सोए पड़े हैं ना? और जल्दी से बताओ, सेकंड वाली हमारी एंट्री क्या होगी, कौन से वाउचर में जाएगी? एंट्री तो मैंने बता ही दी है, बस वाउचर बताओ जल्दी से। रिसीट वाउचर। अच्छा, रिसीट वाउचर में क्यों जाएगी, जल्दी से बताओ मुझे रीजन। बिकॉज बैंक हमारा डेबिट साइड है, तो इसीलिए इसको रिसीट वाउचर में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग ऐसा, दूसरी तरफ भी तो बैंक है, लेकिन वो बेटा बैंक नहीं है, वो लोन फ्रॉम बैंक है, मतलब लोन फ्रॉम बीओआई है। तो लोन किया हो या तो लोन तो एक लायबिलिटी होगी ना, तो वो कैश और बैंक में अकाउंट थोड़ी होगा। जब सिर्फ डेबिट साइड बैंक या कैश अपीयर होगा,
तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिसीट वाउचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। जब से क्रेडिट साइड बैंक या कैश रिकॉर्ड होगा तो उसको हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सेप्ट जो हमारा कैश परचेज और कैश सेल होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे बेटा, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया कि ये रिसीट वाउचर में ही जाएगा। तो रिसीट वाउचर का जल्दी से बता दे, शॉर्टकट क्या होता है? F6। अच्छा, अब जल्दी से देखो, F6 में पहले हमसे क्या पूछ रहा है, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या हम लेंगे यहाँ पे, लोन फ्रॉम बीओवाई ना, एसबीआई नहीं, बीओवाई। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम, बस हमें एक ही लोन मिल रहा है यहाँ पे, लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स मिल रहा है, लोन फ्रॉम बीओवाई तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम बीओवाई। अब जल्दी से बताओ ये कौन से ग्रुप में जाएगा। देखो जितने भी लोन होते हैं, दे ऑल विल बी क्वालिफाइड ईदर एज सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। क्योंकि ये हम बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, तो मैंने कहा था ना, इफ नथिंग इज मेंशन एंड एवरीथिंग इज साइलेंट इन योर क्वेश्चन पेपर, देन वी विल कंसीडर those loan as secured loan which has been or which is being raised from the any institution। तो ये इंस्टीट्यूशन से भी हो रहा है। हाँ, इंडिविजुअल वगैरह से ले रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको हम अनसिक्योर्ड मान लेंगे। लेकिन जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह से हम लोन लेंगे तो उसको हम सिक्योर्ड मानेंगे, मतलब ये अज्यूम करेंगे। तो इसको सिक्योर्ड लोन में रख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बस जल्दी से सिक्योर्ड लोन में हमने रख लिया, इसको सेव किया। ये भी हमारी क्या हो जाएगा, 45,000। अच्छा, डेबिट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, डेबिट में क्या आएगा। तो बीओवाई तो हमें मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीओवाई को भी क्रिएट कर लेंगे, बीओवाई। अच्छा, कहाँ पे आएगा ये, कौन से ग्रुप में, बैंक अकाउंट में। वेरी गुड। तो बस यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड करना चाहो तो कर लेना, जरूरत नहीं है, सीधा बस इसको सेव करोगे और यहाँ पे हमारा बीओवाई डेबिट हो जाएगा 45,000 से। बस इसको आप यहाँ पे कंट्रोल ए से आगे बढ़ जाना और फिर नरेशन प्रोवाइड करके इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, समझ में आया बेटा सभी को? बहुत सिंपल एंट्री है, जैसे आप बाकी एंट्री पास करते हो बिल्कुल वैसे ही एंट्री यहाँ पे भी पास करनी है। बस यहाँ पे कैश ये था कि इसमें एक एंट्री हिडन थी, तो वो तो मैंने सॉल्व करा दी, बाकी इसको कॉपी तो करना है टैली में। तो जैसे आप बाकी एंट्री कॉपी करते हो बिल्कुल वैसे ही ये भी कॉपी कर लेना। अच्छा, जल्दी से बता, थर्ड वाली एंट्री का क्या करेंगे। पेमेंट वाउचर में क्यों जाएगी? फिर रॉन्ग, मैंने ये क्राइटेरिया बताया था। वेरी गुड, दैट वाज द क्राइटेरिया। पेमेंट से मतलब नहीं है हमें। अभी पहले वाला सोचो, इसके पहले वाली एंट्री हमने रिसीट वाउचर में लिखी कि हम किसी से रिसीट कर रहे थे, क्या रिसीव कर रहे थे? नहीं, हम तो लोन ले रहे थे, लेकिन वो फिर भी रिसीट वाउचर में गया ना, क्योंकि क्राइटेरिया कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं। द क्राइटेरिया शुड बी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पेमेंट वाउचर में जाएगा। और पेमेंट वाउचर में हमारी थर्ड वाली एंट्री क्या क्या है, क्या थी हमारी एंट्री, डेट वाज बादल इंटरप्राइजेज डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर में पहले क्या पूछा जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट, डेबिट में कौन आएगा, बादल इंटरप्राइजेज। तो बस बादल इंटरप्राइजेज को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कितना, 45,000। क्रेडिट में क्या लेंगे, बीओआई। बस समझ में आई? तो बस यहाँ पे बीओआई को हमने क्रिएट कर लिया और बस इसको सेव कर लेंगे। क्योंकि ये बैंक की पेमेंट है तो इसलिए ये एडिशनल स्क्रीन तो आएगी, इससे कंट्रोल ए से आप आगे बढ़ जाना, नरेशन प्रोवाइड करना और सेव कर लेना। यहाँ तक बेटा क्लियर सभी को?
तो मैं बस यहीं पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली एंट्री को आपको लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं लेक्चर को मैं अपलोड कर लेता हूँ यूट्यूब पे, और विद इन 15 मिनट्स मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। जिन भी बच्चों को डाउट्स है तो एक बार यूट्यूब पर जरूर देख लेना इसे, डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, और बाकी की जो एंट्री है उसको हम कल सॉल्व करेंगे।